और भारत के लिए एक देश एक चुनाव कोई एक तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया का कोई एक तरह से नया प्रयोग नहीं है। 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही देश में चुनाव होते थे, विधानसभाओं में, और आम चुनाव एक साथ हुआ करता था। आइए देखते हैं, सरकार ने भी कई मोर्चों पर इस बात की वकालत की है, प्रधानमंत्री कई बार इसके बारे में बात करते रहे हैं और क्या तर्क दिए जाते रहे हैं एक देश एक चुनाव के लिए, वो देखते हैं। चुनाव में होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च को बचाना एक बड़ा तर्क है, क्योंकि देश इतना बड़ा है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है और भारत जैसे विशाल देश में हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होने के कारण स्टेट मशीनरी और संसाधनों का जो इस्तेमाल होता है उसको भी एक तरह से और ज्यादा व्यवस्था के साथ उसको इस्तेमाल करना, ये माना जा रहा है कि हर साल चुनाव से इन व्यवस्थाओं का भी एक तरह से अतिदोहन हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिस तरह से आचार संहिता लागू होती है, हर साल किसी राज्य में अगर चुनाव है तो उसे देखते हुए विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। देश में बार बार होने वाले चुनावों की वजह से जो विकास की गति है, विकास कार्यों में रुकावट आती है, तो उसको भी दूर करने के लिए ये कहा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद विकास कार्य प्रभावित होते हैं, वो एक तर्क दिया जा रहा है। इसी के साथ एक देश एक चुनाव से काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसी के साथ एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष का भी विरोध है, और विपक्ष किस तरह से इस विरोध के लिए क्या तर्क रख रहा है उस पर भी ध्यान देते हैं। विपक्ष का कहना है कि अब यानी कि 2023 में मान ले अगर इस व्यवस्था को लेकर भारत में किसी तरह की आम सहमति होती है, हालांकि प्रक्रिया काफी लंबी है, इसकी एक पूरा संवैधानिक संशोधन के साथ तमाम चीजें होंगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में इससे मतभेद बढ़ेगा। उनका कहना है कि एक देश एक चुनाव होने से राष्ट्रीय पार्टियों को तो इसका फायदा होगा, लेकिन छोटे दलों को इसका नुकसान होगा। वहीं विपक्ष का तर्क है कि संवैधानिक ढांचागत और राजनीतिक चुनौतियों का भी हवाला दिया जा रहा है। जिन राज्यों में सरकार बीच कार्यकाल में ही भंग हो जाएगी, वहां संवैधानिक इंतजाम कैसे होंगे, विपक्ष का कहना है। साथ ही विपक्ष का यह भी कहना है कि विधानसभा का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने की सर्वसम्मति कैसे बनेगी, और इतने बड़े चुनाव सुधार के लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होगा। तो इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष का लगातार कहना है कि इस तरफ सरकार अगर आगे बढ़ती है, हालांकि इस पर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो क्योंकि एक विशेष सत्र 18 से 22 तारीख तक होना है, उसे लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में या फिर एक पत्रकारिता जगत में भी इसे लेकर कयास लग रहे हैं कि समिति गठित करने के साथ क्या इस तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक देश एक चुनाव पर कहा है कि इससे देश में विकास और लोकतंत्र मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। और इस पूरी खबर पर जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्त की जरूरत है एक देश एक चुनाव। सरकार और प्रधानमंत्री वक्त वक्त पे इस बात के एक तरह से तर्कों के साथ रखते रहे हैं कि क्यों इस देश में जरूरी है, और इस देश में एक देश एक चुनाव कोई नई प्रक्रिया नहीं है। एक लंबे समय तक चुनाव इस तरह से होते भी रहे हैं। फिर विपक्ष की बेचैनी या सरकार क्या इस पर आगे और बढ़ेगी, विशेष सत्र को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दिखाई देता है समिति गठित करने के पीछे, किस तरह से इसे आगे ले जाया जाएगा? ऋतु, अब ये तो स्पष्ट है कि एक तरह से पहल को और आगे ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंचों पर ये कहा कि एक देश एक चुनाव की तरफ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए, लोग अपनी राय रखें कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। और जब एक कमेटी का गठन कर दिया गया है
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो निश्चित तौर पर वो कमेटी में विचार होगा, उस पर चर्चा होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी, सदन में उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन चूंकि ये कमेटी ठीक उस फैसले के बाद गठित हुई है जब कल दोपहर में यह कहा गया कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, 5 दिन का संसद का, लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और आज सुबह इस कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया गया। तो ऐसे में चर्चा है कि जो विशेष सत्र है उसमें क्या अलग से इस विषय पर चर्चा होगी, यानी कि एक देश एक चुनाव के विषय पर क्या इसी सत्र में कोई चर्चा रखी जाएगी, चूंकि इस बारे में भी संकेत मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि देखिए ये कोई ये नहीं है कि एक दिन में इसे लागू कर दिया जाएगा, इस पर एक व्यापक चर्चा होगी और कोई नई बात नहीं है। 1952 से 67 तक, जैसा आपने भी दिखाया भी, देश में एक साथ चुनाव होते रहे, लोकसभा के और राज्यसभा के। बाद में जब अलग अलग राज्यों में सरकारें अलग अलग समय पर चुनाव कराने पड़े, रोकना चाहेंगे इस, हमने देखा कि अपनी इस बातचीत को जारी भी रखेंगे शैलेंद्र, लेकिन उससे पहले बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये सुनते हैं क्या कहना है उनका। लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है, कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है, तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते, इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फ़ायदा मिल सके। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। शैलेंद्र, रिफॉर्म्स की बात भी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन जो समिति गठित हुई है, पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष हैं इस समिति में और कौन कौन सदस्य शामिल हैं, इस पर क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? जी, आज शाम से पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, आधिकारिक तौर पर ये संकेत दिए गए हैं और उसमें और कौन कौन से सदस्य हैं, संविधान विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं, तमाम या फिर एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं, इस बात की जानकारी दी जाएगी। और ये संकेत भी दिए गए हैं कि एक बड़ी कमेटी, यानी कुछ और सदस्य इस कमेटी के होंगे, वो कमेटी इस पर विचार करेगी। तो आधिकारिक एक तरह से नोटिफिकेशन है वो अभी आया नहीं है, इस बारे में औपचारिक जानकारी दी गई है कि जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि यह कहा गया है कि ये रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। तो निश्चित तौर पर जब रिपोर्ट आएगी, हम जानते हैं कि तब ये देखना होगा कि क्या क्या सिफारिशें होती हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें, व्यापक चर्चा की बात कही गई, यानी आप अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा, जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि मीडिया के जरिए जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बीजेपी के वरिष्ठ नेता या एनडीए के जो सहयोगी हैं, वो इसकी वकालत करते रहे। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को एक तरह से सामने रखा कि क्या इस पर सोचा जा सकता है, हमने देखा कि तब से समय समय पर चर्चा होती रहती है कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। अब मुद्दा यह है कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे इस पर आगे बढ़ने को लेकर सहमति राजनीतिक दलों के बीच बन सकती है, और ये सहमति बने उसके साथ ही साथ कैसे ये सुनिश्चित किया सकता है कि 5 साल बाद लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ हो, इस पर कैसे एक सहमति हो। तो निश्चित तौर पर अभी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, उसमें तमाम एक तरह से कदम होंगे, तमाम पहले होंगी, तो उस पर लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, और प्रक्रिया आगे की लंबी है, लेकिन इससे पहले भी आज जिस तरह से समिति गठित की है उससे पहले भी एक तरह से कह सकते हैं एक लंबा काम इस पे सरकार की तरफ से किया गया है, जिसमें 1999 में लॉ कमीशन रिपोर्ट जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने एक तरह से पहले संसद में रखी और फिर उस पर जो डिस्कशन पेपर नीति आयोग का बना वो विवेक देबरॉय और किशोर देसाई का था 2017 में, जिसमें तमाम वो तर्क रखे गए हैं किस तरह से लोकतंत्र की एक तरह से कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस वर्सेस कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र पे किस तरह का भार पड़ता है। लगातार हर साल चुनाव होने से लेकर इसका अध्ययन तमाम स्तर पे किया गया है, जिसमें कि विधानसभाओं में भी किस तरह की एक तरह से समस्याएं होती हैं जब हर साल चुनाव होता है, केंद्रीय योजनाओं पर किस तरह का असर पड़ता है जब राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं। तो कई एक तरह से मोर्चे पे इसका अध्ययन विस्तार से किया गया है। जी क्या कह रहे हैं आप?
ऋतु एक बता रहा हूं कि जो पेपर तैयार किया गया था उसमें कितना आर्थिक बचत होगी, इस पर बहुत एक तरह से देखें ये बिंदुवार बताया गया था। दूसरी बात है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो जब आचार संहिता लगती है तो हम जानते हैं कि अगर राज्य में चुनाव होते हैं तो राज्य विशेष से जुड़ी कोई योजना का ऐलान नहीं होता, और उस राज्य में पूरी मशीनरी तकरीबन 3 महीने के लिए देखिए तो चुनाव में लगी रहती है, तो ऐसे में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तो ये कहा गया था कि इसकी ओर आगे बढ़ा जा सकता है, जो कुछ बदलाव संवैधानिक तौर पर करने हैं, जो एक तरह से पहल होनी है उस पर आगे बढ़कर इधर आगे बढ़ा जा सकता है। यानी ये एक ऐसा काम है जो किया जा सकता है। इसके संकेत सरकार की तरफ से हमने देखा, कई नेताओं ने भी दिए थे कि इस ओर विचार किया जा सकता है और चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। तो इससे पहले जो अध्ययन हुए या फिर जो एक तरह से रिसर्च तैयार किया गया उसमें यह कहा गया कि एक बड़ी बचत आर्थिक तौर पर होगी और गवर्नेंस के मामले में बहुत सहूलियत होगी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों की। चूंकि बात तो यहां तक हो रही है कि पहले शुरुआत लोकसभा और राज्यों के यानी केंद्र और राज्य के चुनाव से हो, उसके बाद क्या मेयर के चुनाव यानी जो नगर पालिका स्तर के चुनाव होते हैं उनको भी साथ कराया जा सकता है, क्योंकि उस पर भी एक चर्चा और विमर्श की बात कही गई थी। तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगी, एक बात और कहना चाहूंगा। जी कहिए, आप कहिए। जब 1952 से 67 तक हमने देखा कि लोकसभा के और राज्यों के चुनाव साथ होते थे, तो हमारी डेमोक्रेसी तो 70 साल बाद और परिपक्व हुई है, तो हम उस ओर बढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तमाम विशेषज्ञ इस बात का जिक्र करते हैं। ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़े, कैसे सहमति बने, क्या जरूरी बदलाव हो, उस पर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे सिर्फ राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा और छोटे और क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान होगा। ये देखिए 1952 में देखें आप, जब राष्ट्रीय दल उस वक्त कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में सत्ता में थी, हमने देखा कि 1952 से 67 तक कई क्षेत्रीय दल वो उनकी मौजूदगी थी, सशक्त मौजूदगी थी राज्यों में और वो प्रभाव रखते थे। तो ये कहना कि इस राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और मैच्योर हो चुकी है, जनता काफी समझदार है, उसे ये सब पता है कि किस दल को कितना महत्व देना है या किस दल के लिए उसे अपने उसके पक्ष में समर्थन करना है। तो ये एक तरह से देखें विपक्ष की एक रणनीति हो सकती है। चूंकि बीजेपी ये कहती है कि जो भी कदम मोदी सरकार उठाती है, उठाना चाहती है या जिस भी विषय पर चर्चा चाहती है, विपक्ष का खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का यह काम है कि वो उसका विरोध करती है बिना उसके मेरिट पर जाए। तो ये एक तरह से देखें सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप रहता है, और हमने देखा संसदीय कार्य मंत्री ने कहा बिल्कुल शैलेंद्र, देश में चुनाव सुधारों में एक बड़ा कदम उठाने से पहले अध्ययन की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। सरकार एक कदम आगे बढ़